हेलो फ्रेंड्स, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए पहला क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर पार्टीज टू अ लेटर ऑफ क्रेडिट। तो लेटर ऑफ क्रेडिट में कितनी पार्टीज होती है, हाउ मेनी पार्टीज आर देयर इन लेटर ऑफ क्रेडिट। तो कौन कौन इसमें होता है, उस सब के बारे में बात की जाएगी। तो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है? जैसे मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है, मान लीजिए सेलर इंडिया में, वो सेल कर रहा है अपने गुड्स को, और ये यूएसए में किसी पर्सन को बेच रहा है। मान लीजिए सेलर का नाम है ए और जिसको बेच रहा है वो मान लीजिए बी है। तो इंडिया में ए है और उसको हम एक्सपोर्टर भी बोल सकते हैं क्योंकि वो इंडिया से बाहर जो है गुड्स को बेच रहा है, और जो बी है यूएसए में उसको हम इम्पोर्टर भी बोल सकते हैं क्योंकि वो इंडिया से जो है गुड्स को खरीद रहा है। तो ए बी पे बिलीव नहीं कर सकता, बी ए पे, क्योंकि ये कंट्री का, ये आउट ऑफ बॉर्डर की बात है। तो अगर मान लीजिए इसने गुड्स का शिपमेंट भेज दिया, बी के पास पहुंच गया, उसने पेमेंट नहीं भेजी, और बी को टेंशन अगर मैंने एडवांस पेमेंट कर दिया तो ये जो है गुड्स की शिपमेंट नहीं भेजेगा। तो दोनों को डाउट है एक दूसरे के ऊपर। तो इनका तो आजकल चलता रहेगा, ये बोलेगा पहले तुम गुड्स भेज दो मैं पैसे भेज दूंगा, बी बोलेगा मैं पैसे भेज दूंगा तुम पहले गुड्स भेज दो। तो उसको इनका जो बीच में टेंशन है, इसको सेव करने के लिए बैंक्स आ जाएंगे बीच में। अगर बैंक इस बी को बोल रहा है कि ये जो ए है शिपमेंट कर देगा तुम पेमेंट भेज दो, या यहाँ का बैंक बोल रहा है ए को कि तुम गुड्स भेज दो, शिपमेंट की गारंटी मैं ले लूँ, यानी जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो बेनिफिशियरी के बिहाफ पे ओपन की जाएगी। जनरली जो बी है वो अपने बैंक के पास जाएगा, यूएसए में जो बैंक है, मान लीजिए बैंक का नाम है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, और बोलेगा कि लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन कर दो जो है एक्सपोर्टर के फेवर में। ठीक है, और ये कम्युनिकेट किसके थ्रू करेगा कि जो बैंक है ये, यहाँ का जो बैंक होगा, इंडिया का जो बैंक होगा, उसके थ्रू कम्युनिकेट करेगा, वो बैंक को बताएगा और बैंक को इन्फॉर्मेशन ए को भेजेगा। यानी इसमें जो बेनिफिशियरी है वो ए हो गया, और जिस बैंक ने एडवाइस की है, जो बी का बैंक है जिसने लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू किया है, तो इसको हम इशूइंग बैंक बोलेंगे, इसको ओपनिंग बैंक भी बोल सकते हैं या इंपोर्टर बैंक भी बोल सकते हैं। ठीक है, और जो एक्सपोर्टर है, ये एक्सपोर्टर को आप लोग बेनिफिशियरी भी बोल सकते हैं, और एक्सपोर्टर का जो बैंक होगा, क्योंकि बैंक बैंक से कम्युनिकेट करता है, ये जो बैंक है इस कस्टमर से डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करेगा, तो ये बैंक इस कस्टमर के, जो एक्सपोर्टर है इंडिया का, उसके बैंक से कम्युनिकेट करेगा। तो एक्सपोर्टर के बैंक को बोलते हैं एडवाइजिंग बैंक, क्योंकि वो लेटर ऑफ क्रेडिट को एडवाइस कर रहा है, किसको, एक्सपोर्टर को, या फिर बेनिफिशियरी को आप बोल सकते हैं। ए का जो सॉरी बी का जो बैंक है उसको बोलेंगे इशूइंग बैंक, क्यों, क्योंकि वो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करके दे रहा है इसके फेवर में। तो चार पार्टीज आपको यहाँ पे दिख रही है, इन्हीं की बात की गई, दो तीन और पार्टीज भी होती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहला आपका हो गया इसमें एप्लीकेंट, और सो एप्लीकेंट, बायर, इंपोर्टर, ओपनर सारे इसी के नाम है। ठीक है, ये इसको आप एप्लीकेंट बोलेंगे, यही बायर है, यही इंपोर्टर है, और यही लेटर ऑफ क्रेडिट को अपने बैंक के पास जाके ओपन कराएगा। इसके चार नाम है। ठीक है, तो ये वो पर्सन होगा जो कि लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए अप्लाई करेगा, अपने बैंक को बोलेगा, और ये परचेज कर रहा है गुड्स को या सर्विसेज को, और जिसके लिए इसको पेमेंट करनी है, किसको, बी को। तो इस अगर हम ऐसे एग्जाम्पल ले तो इसमें जो है आपका बी जो हो जाएगा, बी हमारा क्या हो जाएगा, बी हमारा हो जाएगा एप्लीकेंट, जिसने लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन करके दी। नेक्स्ट आता है इशूइंग बैंक। इशूइंग बैंक आप बोल सकते हैं जो बी का बैंक है, जो अपने बैंक के पास जाके सारी बातें बताएगा कि मैं वहां से कुछ खरीद रहा हूँ इंडिया से, और जो वहाँ का इंपोर्टर है, सॉरी वहाँ का जो एक्सपोर्टर है, उसके फेवर में एलसी ओपन करनी है। तो जो बी का बैंक है उसको हम बोलेंगे इशूइंग बैंक, या इसको आप लोग ओपनिंग बैंक या इंपोर्टर बैंक भी बोल सकते हैं, इसका बैंक है। द बैंक विच ओपन द एलसी ऑन रिक्वेस्ट ऑफ बायर, और ये जो कस्टमर है, ये जो हमारा कस्टमर है, इसके बायर, इसका जो बैंक है, ठीक है, बी का जो बैंक है, अगर हम एग्जांपल ले ले, मान लीजिए ये कंपनी है, बी जो इंपोर्टर है, उस कंपनी का नाम है भारत एंड कंपनी, और जो बैंक है यहाँ फॉरेन में, मान लीजिए बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, यूएस की कोई ब्रांच है, वहां कस्टमर गया, तो बैंक ऑफ इंडिया हमारी कौन सी, इशिंग ब्रांच हो जाएगी। बेनिफिशियरी जो कस्टमर है एक्सपोर्टर, उसको हम बेनिफिशियरी बोलेंगे। मान लीजिए बेनिफिशियरी कोई है आपका, जैसे एडवर्ड, यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया था, उसी के पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो अगर हम अपना एग्जांपल लेते हैं, उसमें जो ए है, ए को हम एक्सपोर्टर या बेनिफिशियरी बोल सकते हैं। ये वो पर्सन है जो कि बेनिफिट, जिसको अल्टीमेट बेनिफिट इसी को मिलना है, क्योंकि इसके गुड्स को भेज के इसको पेमेंट मिलेगा, तो अल्टीमेट बेनिफिट किसको मिलेगा, एक्सपोर्टर को। तो इसमें एक्सपोर्टर हमारा हो जाएगा बेनिफिशियरी। एडवाइसिंग बैंक, इसका जो बैंक है, जो इंडिया का एक्सपोर्टर, उसका जो बैंक है उसको एडवाइसिंग बैंक बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ये वही बैंक है जिसने हमारे बेनिफिशियरी को लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए एडवाइस किया है। नेक्स्ट आता है आपका नेगोशिएटिंग बैंक। नेगोशिएटिंग बैंक कौन सा होता है, द बैंक इन द बेनिफिशियरी एक्सपोर्टर कंट्री विच नेगोशिएट द बिल्स। नेगोशिएट मतलब कई बार क्या होता है कि यहाँ पे ये आपका इसी कंट्री में, जो इंडिया है ना एक्सपोर्टर, इसी की कंट्री में एक और बैंक होगा जिसको हम बोलेंगे नेगोशिएटिंग बैंक। नेगोशिएटिंग बैंक का रोल क्या होगा कि जैसे इसको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, जैसे मान लीजिए एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर नेगोशिएटिंग बैंक को डॉक्यूमेंट्स देगा, तो ये डॉक्यूमेंट्स लेके सीधे ही जो है एक्सपोर्टर को पेमेंट कर देगा। तो नेगोशिएटिंग बैंक का रोल है डॉक्यूमेंट्स को नेगोशिएट करना, डॉक्यूमेंट्स को लेना, पेमेंट हासिल करना,
एक्सपोर्टर को पेमेंट देना, और जो है एक्सपोर्टर से डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके पेमेंट एक्सपोर्टर को पैसे देना, और जो डॉक्यूमेंट्स इसके पास है वो आगे जो है एडवाइजिंग बैंक या आगे उनको बेचेगा फर्दर पेमेंट के लिए। कन्फर्मिंग बैंक, द एडवाइजिंग बैंक इज ओनली रिक्वायर्ड टू एडवाइज द क्रेडिट। तो जो एडवाइस है, बेनिफिशियरी को जो एडवाइस कर रहा है वो जनरली ये वाला बैंक कर रहा है, एडवाइजिंग बैंक। If the seller is not conversant with the issuing bank or not satisfied with its financial position, he may ask for additional assurance guarantee from another bank located in his country place, that is for confirmation of the LC. So confirming bank कौन सा होगा? एडवाइजिंग बैंक का काम तो सिर्फ जो आपका एलसी है उसको एडवाइस करना है, ठीक है। जो आपका ये जो बैंक है एडवाइजिंग बैंक, इसका काम है लेटर ऑफ क्रेडिट को एडवाइस करना। कई बार आपका जो रोल है कंफर्मिंग बैंक का आ जाएगा, तो कंफर्मिंग बैंक का सिर्फ रोल है एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन देना। कई बार जो सेलर है जो गुड्स को बेच रहा है इज नॉट कन्वर्सेंट विद द इशूइंग बैंक, जो लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू कर रहा है वो उससे सेटिस्फाई नहीं है, और इज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज फाइनेंशियल पोजीशन, जो सेलर है वो फाइनेंशियल पोजीशन से सेटिस्फाई नहीं है। सो उस केस में जो आपका सेलर है वो क्या बोल सकता है, ही मे आस्क फॉर एन एडिशनल एश्योरेंस या गारंटी फ्रॉम अनदर बैंक लोकेटेड इन हिज कंट्री प्लेस, दैट इज फॉर कंफर्मिंग। तो वो एक एक्स्ट्रा बैंक को कंफर्मेशन के लिए बोल देता है, कौन? हमारा सेलर, कि मुझे एक और कंफर्मेशन चाहिए, ठीक है, अपनी कंट्री में। तो एक बैंक और उसकी कंफर्मेशन दे रहा है कि हाँ जो है आपको पेमेंट इसकी मिल जाएगी। तो ये आपका कंफर्मिंग बैंक का सिर्फ रोल है इस बात को कंफर्म करना कि अगर बाकी बैंक जो कि इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व अगर उन्होंने पेमेंट नहीं किया तो मैं पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए। लास्ट आता है आपका रिम्बर्सिंग बैंक। इट इज अ बैंक विच इज अपॉइंटेड बाय द इशिंग बैंक टू मेक रिम्बर्समेंट टू नेगोशिएटिंग, पेइंग और कंफर्मिंग। देखिए ये जो आपका जिसने लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया है, ठीक है, विच इज अपॉइंटेड बाय द इशिंग बैंक, इसने लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया इसके बैंक ने, तो इसके ये जो आपका बैंक है इशिंग बैंक, इसके द्वारा ही अपॉइंट किया जाएगा कौन? आपका रिम्बर्सिंग बैंक। इसका सिर्फ काम है रिम्बर्समेंट देना, चाहे वो नेगोशिएटिंग बैंक है या कंफर्मिंग या पेइंग बैंक है। नेगोशिएटिंग बैंक कौन सा है? जिसने कस्टमर से पेमेंट लिया, सॉरी कस्टमर से डॉक्यूमेंट्स लिया एक्सपोर्टर से, उसको पेमेंट कर दिया। अब नेगोशिएटिंग बैंक को पैसे कौन देगा? रिम्बर्सिंग बैंक देगा। इसका नाम है रिम्बर्समेंट करना। रिम्बर्समेंट क्या होता है? आपने ऑलरेडी किसी को पैसे दे दिए, अब आपको हम देंगे पैसे, ठीक है। तो नेगोशिएटिंग बैंक ने क्या किया था, ये जो आपका नेगोशिएटिंग बैंक था यहाँ पे, इसने एक्सपोर्टर से लिए थे डॉक्यूमेंट्स, ये वाला बैंक। डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद जो है अब इसने उसको पैसे दे दिए, डॉक्यूमेंट्स ले लिए, सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक है, तो इसने उसको पेमेंट कर दी, एक्सपोर्टर को पैसा मिल चुका है। अब नेगोशिएटिंग बैंक रिम्बर्समेंट बैंक को डॉक्यूमेंट्स देगा, और रिम्बर्सिंग बैंक क्या करेगा? इससे पेमेंट लेगा, किसे? नेगोशिएटिंग बैंक को पेमेंट देगा और उससे डॉक्यूमेंट्स ले लेगा। और रिम्बर्सिंग बैंक अब डॉक्यूमेंट्स किसको भेजेगा? इशिंग बैंक को भेजेगा। और फिर इशिंग बैंक क्या करेगा? डॉक्यूमेंट्स अपना जो है इससे लेगा रिम्बर्सिंग बैंक से, और इसको पेमेंट कर देगा। और जो ये बैंक है इसी का बैंक, इंपोर्टर का, यूएसए का, वो यूएसए में जो इंपोर्टर बैठा है उसको डॉक्यूमेंट्स देगा और उससे पेमेंट लेगा। तो पेमेंट यहाँ से यहाँ पहुंच गया फाइनली, और बीच में जो सारे बैंक है वो सभी इन्वॉल्व है। और ये वाला जो आपका बैंक है जिसने एक्स्ट्रा कंफर्मेशन दी है, तो उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं, ये सिर्फ एक्स्ट्रा कंफर्मेशन दे रहा है, ठीक है, एक तरह से श्योरिटी बढ़ा रहा है, तो इसके लिए वो अपना फी जो है अलग से अपना चार्ज करेगा। इसका रोल सिर्फ कंफर्मेशन देने का, और बाकी चेकिंग करना, डॉक्यूमेंट्स करना, डील करना, बाकी सारा इन नेगोशिएटिंग बैंक, रिम्बर्सिंग बैंक, आपका इशिंग बैंक, इन सभी बैंकों का मेन मेन रोल इसमें रहेगा। तो कौन कौन सी पार्टी से? बायर जो कि इंडिया का एप्लीकेंट है, और यहाँ देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी पार्टीज थी इन्वॉल्व। बायर जो कि यूएसए में है, उसका जो बैंक है बायर का बैंक, उसी ने लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू किया, तो उसको आप ओपनिंग बैंक या इशूइंग बैंक भी बोल सकते हैं। वो डायरेक्टली बात नहीं करेगा, वो इंडिया में जो हमारा एक्सपोर्टर है, जो सेलर है, उसके बैंक से बात करेगा। उसके बैंक को बोलेंगे एडवाइजिंग बैंक, क्यों? क्योंकि वो लेटर ऑफ क्रेडिट इसको एडवाइस कर रहा है। और जो एक्सपोर्टर है इसको बोलेंगे बेनिफिशियरी, ये हमारा बेनिफिशियरी है, और बायर हमारा एप्लीकेंट है, ठीक है। तो मेनली ये चार पार्टीज इन्वॉल्व होती है। कई बार एक्सपोर्टर को एक अलग से जो है कंफर्मेशन चाहिए, अगर उसको लगता है कि ये जो बैंक में मेरे को एडवाइस कर रहे हैं कि पेमेंट आ जाएगा, अगर उसमें डाउट है, तो उस केस में वो क्या करता है, एक और बैंक से जो है कंफर्मेशन करवा लेता है, ठीक है, जिसको हम कंफर्मिंग बैंक बोलते हैं। यहाँ बीच में एक और बैंक आता है जिसको हम बोलते हैं नेगोशिएटिंग बैंक। नेगोशिएटिंग बैंक का रोल है, एक्सपोर्टर जो कस्टमर है उसने सामान भेजा होगा, शिपमेंट की होगी, तो उसको डॉक्यूमेंट्स वो सारे मिले होंगे, तो उस डॉक्यूमेंट्स को नेगोशिएटिंग बैंक को देगा। नेगोशिएटिंग बैंक चेक करेगा, अगर सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक है तो इसको पेमेंट भेज देगा और डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेगा। अभी नेगोशिएटिंग बैंक के साथ यहाँ बीच में एक और बैंक है जिसको हम बोलेंगे रिम्बर्सिंग बैंक। रिम्बर्सिंग बैंक का काम है रिम्बर्समेंट देना। तो नेगोशिएटिंग बैंक रिम्बर्सिंग बैंक को देगा डॉक्यूमेंट्स, और नेगोशिएट और रिम्बर्सिंग बैंक को लगेगा सब ठीक है तो ये इसको पेमेंट कर देगा। अब रिम्बर्सिंग बैंक क्या करेगा, किसी किसी केस में जो आपका एडवाइसिंग बैंक रिम्बर्सिंग बैंक सेम हो सकता है, किसी में अलग भी हो सकता है। अब रिम्बर्सिंग बैंक क्या करेगा, मोस्ट पॉसिबिलिटी एडवाइसिंग और रिम्बर्सिंग सेम भी होगा। ये डॉक्यूमेंट्स भेजेगा इसको, ओपनिंग बैंक को, जिसको आप इशिंग बैंक बोल रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स भेज के बोलेगा कि मुझे आप पेमेंट दे दो, अगर डॉक्यूमेंट्स ठीक है तो ये डॉलर यानी इसको पेमेंट भेज देगा, और इसके पास डॉक्यूमेंट्स आ गए, और ये फाइनली डॉक्यूमेंट्स हमारे बायर को भेज देगा।
और बायर इसको पेमेंट कर देगा। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स बायर के पास ओरिजिनल पहुंच चुके हैं, तब तक सामान भी पहुंच जाएगा शिपमेंट के थ्रू। तो वो डॉक्यूमेंट्स दिखाएगा वहाँ पे पोर्ट में और उसको जो है पेमेंट इसमें मिल जाएगी। तो इस तरह से सारी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व रहती है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इश्यूइंग बैंक का क्या रोल है, कन्फर्मिंग का क्या रोल है, बेनिफिशियरी कौन होता है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन इसका आ सकता है। ये आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। व्हाट आर एक्सपेंस, तो जब भी एजुकेशन लोन बैंक देता है तो कौन कौन से खर्चे को कवर करता है। तो ऑलमोस्ट हर तरह के खर्चे, जो फी उसको पे करनी, हॉस्टल फी, स्कूल कॉलेज फी, एग्जामिनेशन का फी लगेगा, लाइब्रेरी या लेबोरेटरी चार्जेस वो भी पे करेगा, वो भी लोन के तौर पे बैंक देता है। बुक्स परचेज करने, कोई इक्विपमेंट, कोई इंस्ट्रूमेंट, यूनिफॉर्म परचेज करनी है। और कई बार कुछ जो है एक तरीके का जो है डिपॉजिट मांगते हैं जो कि रिफंड हो जाता है ना, कॉशन डिपॉजिट बोलते हैं, बिल्डिंग फंड आप बोल लीजिए, तो वो वाला भी एक्सपेंस में कवर होता है। ट्रैवल, कई बार क्या होता है कि स्टडी अब्रॉड आप जा रहे हैं तो उसके लिए मनी चाहिए, या ट्रैवल एक्सपेंस अगर कुछ आपको चाहिए हो, कंप्यूटर परचेज करना है, इंश्योरेंस प्रीमियम स्टूडेंट्स को अगर उन्होंने कुछ इंश्योरेंस दिया, तो इन सभी पर्पस के लिए जो है ये सभी पर्पस का जो एक्सपेंस हमारे एजुकेशन लोन में कवर हो जाता है। जब भी आपको कंप्यूटर चाहिए, ठीक है, तो कंप्यूटर मिल जाएगा, और कंप्यूटर के साथ जो कंप्यूटर है उस पे बैंकों का हाइपोथिकेशन को क्रिएट करना होता है। और जब भी किसी स्टूडेंट को कोई स्कॉलरशिप मिली है या कुछ फी वेवर है, तो उन सभी फैक्टर्स को आपको कंसिडर करना रहता है। व्हाट आर सिक्योरिटी फॉर व्हीकल लोन, तो व्हीकल लोन के लिए सिक्योरिटी के तौर पे क्या लेता है, तो जो आपकी व्हीकल जो आपने खरीदी है उस पर बैंक अपना हाइपोथिकेशन यानी अपना चार्ज क्रिएट करता है। तो जो मूवेबल चीज़ों पे बैंकों का चार्ज क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोथिकेशन, ठीक है। तो उसके इसमें हाइपोथिकेशन लगता है। और जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, आरसी बुक आप उसको बोलते हैं, तो आरसी बुक में बैंकों का नाम मार्क किया जाता है, ठीक है। इमीडिएटली आफ्टर परचेज ऑफ व्हीकल, ब्रांच शुड वेरीफाई द ओरिजिनल आरसी बुक टू इंश्योर दैट द चेंज इन फेवर ऑफ बैंक हैज बीन नोटेड। तो ओरिजिनल आरसी बुक बैंक मांगेगा, और जो आरसी बुक है उसमें बैंकों का नाम मार्क होना चाहिए। तो ये आपका मेन सिक्योरिटी के तौर पे ले लिया जाता है। व्हाट इज द इंश्योरेंस फॉर व्हीकल लोन, तो आपको मालूम है कि इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए। तो कितना इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए, एटलीस्ट 10% अबव द लोन अमाउंट। अगर आपने लोन अमाउंट मान लीजिए 100% दिया है, तो 110% का आपको अबव द लोन अमाउंट आउटस्टैंडिंग विच इज हायर, तो कम से कम 10% एक्स्ट्रा, जितना भी लोन अमाउंट का आपका आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, ये लोन अमाउंट जो भी है आपका आउटस्टैंडिंग है, तो उसका कम से कम 10% आपको एक्स्ट्रा लेना है, या तो मार्केट वैल्यू या फिर लोन अमाउंट आउटस्टैंडिंग विच इज हायर, उसका 10% अबव लेना पड़ेगा। 10% अबव मान लीजिए कोई वैल्यू 10 है, 100 है, तो 110% तक आपको इंश्योरेंस कवरेज लेना होगा। व्हाट इज क्वालिफाइंग अमाउंट फॉर डीआरटी, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल के लिए अगर आप केस फाइल करना चाह रहे हो तो कितना आपका अमाउंट होना चाहिए, 20 लाख या उससे ज्यादा का अमाउंट है तभी आप डीआरटी के पास जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आपका आ गया है एक नंबर में कि कितने तक का अमाउंट होना चाहिए डीआरटी के लिए, तो आंसर है 20 लाख एंड अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, इसमें से कौन सी बातें सही है। पहला क्वेश्चन बोला है कि देर आर 3 पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। इंडेमिनिटी कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ 2 पार्टीज होती है, यहाँ पे लिखा 3, ये पे गलत हो गया। इंडेमिनिफायर लायबिलिटी अकर्स ओनली इफ इंडेमिनिटी होल्डर सफर लॉस। बोल रहा है जैसे आपका इंडेमिनिटी होल्डर, ठीक है, अगर उसको लॉस होता है तभी ये जो लायबिलिटी आपकी अकर होती है। तो इंडेमिनिटी बनता ही इसीलिए ताकि कोई लॉस है तो उसको कवर किया जाएगा, तो ये बात सही है, इसको ओके कर देते हैं। नेक्स्ट, कस्टमर एज ए मैटर ऑफ राइट एंड विदाउट एन इंडेमिनिटी कैन ऑब्टेन डुप्लीकेट ऑफ, जब भी ये कस्टमर का डीडी या ट्रैवलर्स चेक हो जाता है और वो डुप्लीकेट की मांग करता है, तो आप जानते हैं कि बैंक पहले उसको बोलता है इंडेमिनिटी सर्टिफिकेट आपको साइन करना होगा। और इसमें बोल रहा है कि बिना विदाउट इंडेमिनिटी के जो है बैंक उसको डुप्लीकेट डीडी या फिर ट्रैवलर चेक दे देता है। तो ऐसे में तो बैंकों का बहुत रिस्क है, कोई भी डुप्लीकेट डीडी या चेक लेके जाएगा और फ्रॉड कर सकते हैं। तो ऐसे कैसे बैंक देगा, नहीं दे सकता। इसीलिए एक बॉन्ड, इंडेमिनिटी बॉन्ड उसको बोलते हैं, तो वो कस्टमर के साथ लेना ही पड़ेगा, तभी आप उसको डुप्लीकेट डीडी या ट्रैवलर चेक दे सकते हैं। तो ये बात भी गलत हो गई, यहाँ लिखा विदाउट, इसीलिए। इंडेमिनिटीज आर रिक्वायर्ड बाय बैंक प्योरली एज ए फॉर्मेलिटी डज नॉट सर्व एनी। बोल रहे हैं कि बैंक इंडेमिनिटी लेता है सिर्फ वो फॉर्मेलिटी है, इसका कोई अलग पर्पस नहीं है, फॉर्मेलिटी के तौर पे नहीं लेता, ये प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट है, ये लीगल डॉक्यूमेंट है। अगर इनकेस बैंकों को कोई लॉस होता है तो उसी इंडेमिनिटी डॉक्यूमेंट के तहत कस्टमर को बैंकों को हर्जाना पे करना होता है, तो ये फॉर्मेलिटी नहीं होती। और इस पे लिखा है फॉर्मेलिटी, इसलिए ये भी बातें गलत होगी, इसमें से सारी बातें गलत है। सिर्फ सेकंड पॉइंट की इंडेमिनिटी फायर की जो लायबिलिटी तभी आती है जब इंडेमिनिटी होल्डर, ये कौन है जिसके लिए इंडेमिनिटी दी गई है, उसको लॉस होगा तो इसकी लायबिलिटी आएगी, ये बात बिल्कुल सही है। तो 20 में आपका आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू या फॉल्स, आपको बताना है कि कौन सी बात इसमें से सही है और कौन सी बात इसमें से गलत है। पहला है आपका, इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज सेकेंडरी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या होता है कि एक पर्सन होगा बायर, एक होगा सेलर, और ये जो बायर है जिसके लिए गारंटी दी गई है, तो वो जो बायर है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमेशा, लायबिलिटी हमेशा प्राइमरी होगा। और बैंक जो कि श्योरिटी के तौर पे अगर काम कर रहा है, अगर मान लीजिए किसी ने, सॉरी बैंक नहीं, अगर मान लीजिए गारंटी किसी दूसरे बारों ने दी है,
अगर मान लीजिए दूसरे बोरोवर ने गारंटी दी है इस के लिए, उसका नाम है सी, तो सी की लायबिलिटी सेकेंडरी होगी। पहले बैंक पेमेंट के लिए इससे मांगेगा, ए से। अगर इसके पास पैसे नहीं है, ये डिफॉल्टर हो गया, उसके बाद ही बोरोवर का नंबर आएगा। तो बोल रहा है कि जो श्योरिटी है उसकी लायबिलिटी सेकेंडरी होती है, बिल्कुल सही है। फिर प्राइमरी लायबिलिटी किसकी होती है? वो तो कस्टमर की होती है प्राइमरी, ठीक है। जिसको लोन दिया उसकी होगी प्राइमरी, और जिसने गारंटी दिया उसकी लायबिलिटी होगी सेकेंडरी। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसका आंसर आपका ट्रू आ जाएगा। सेकंड, एनीथिंग डन फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल डेटर इज सफिशिएंट कंसिडर्ड टू श्योरिटी फॉर गिविंग द गारंटी। सो इसमें बोल रहा है जो प्रिंसिपल डेटर है, मतलब जिसको लोन दिया गया, उसकी गारंटी दी जा रही है श्योरिटी के द्वारा। तो एनीथिंग डन फॉर द बेनिफिट्स, तो जो बोरोवर है उसके बेनिफिट के लिए किया जा रहा है, और वही सफिशिएंट कॉज है, वही सफिशिएंट कंसिडरेशंस है कि श्योरिटी जो है गारंटी दे देता है। ये बात भी इसकी सही है, ठीक है। तो दोनों आपका इसमें ट्रू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर वेरियस टाइप ऑफ बिल फाइनेंस? अलग अलग टाइप के कौन से बिल फाइनेंस होते हैं, ठीक है। तो तीन टाइप के जनरली बैंक तीन टाइप के बिल फाइनेंस की सुविधा देता है। पहला आपका बिल परचेज, दूसरा है बिल डिस्काउंट, और तीसरा एडवांस अगेंस्ट बिल फॉर कलेक्शन, एबीसी। तो बिल परचेज, डिस्काउंट और एडवांस अगेंस्ट बिल फॉर कलेक्शन क्या होता है, एक एक करके इसको देखते हैं। बिल परचेज क्या है? व्हेन ए बैंक नेगोशिएट बिल्स पेबल ऑन डिमांड। तो बिल परचेज किसका करता है? जो डिमांड वाले बिल होते हैं, यानी जैसे ही ये वो बिल होंगे जिसमें जिसके ऊपर लिखा होगा ये डिमांड बिल है। डिमांड बिल क्या होता है? जैसे डिमांड लोन होते हैं, जैसे आपका एटीएम से कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हो, तो ये बिल जो है डिमांड बिल है, यानी जिसके कस्टमर का जो ये बिल है इसमें पेमेंट इमीडिएट मिल जानी है, इसलिए कस्टमर को भी बैंक उसी टाइम इमीडिएटली पेमेंट कर देता है। व्हेन ए बैंक नेगोशिएट बिल पेबल ऑन डिमांड, तो उसको हम बोलते हैं बिल परचेज, ठीक है। इट इज नोन एज बिल परचेज। और द फेस वैल्यू ऑफ बिल इज इमीडिएटली पेड। तो जितने का भी बिल है, मान लीजिए 10,000 का बिल है, तो वो पूरी की पूरी वैल्यू उसी टाइम पे बिल होल्डर को पे कर दी जाती है। द बैंक आफ्टर परचेसिंग द बिल बिकम होल्डर इन ड्यू कोर्स। बैंक ने तो बिल का पेमेंट कर दिया, बैंक की जो है होल्डर है। होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब क्या है? बैंक ने पेमेंट कर दिया, अब उस बिल पे कस्टमर का हक नहीं है, बैंक का पूरा राइट है उस बिल पे, उसको बोला जाता है होल्डर इन ड्यू कोर्स, ठीक है। एंड एक्वायर ऑल द राइट्स ऑफ ऑनरशिप ओवर द इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो बिल है इसके सारे राइट्स अब ट्रांसफर हो चुके हैं बैंक के पास। अब बैंक इसको बिल को पूरी तरह से जो इस्तेमाल करेगा, जिसका भी बिल है उसको बिल भेजेगा और पेमेंट रिसीव करेगा, तो उसको बोला जाता है बिल परचेज। तो जो डिमांड बिल होते हैं, डिमांड बिल कौन सा होता है? जो इमीडिएट पेमेंट मिलेगा, तो उसको बैंक परचेज करता है, उसको बोलते हैं बिल परचेज। और जितना भी इसका वैल्यू होता है उस वैल्यू को कस्टमर को पे कर देता है। ऑब्वियसली कुछ बैंक अपना कमीशन तो लेगा ही, बट जो भी इसका फुल वैल्यू है वो उसको पे कर देगा। सेकेंड आता है बिल डिस्काउंट। तो जो यूजेंस बिल होते हैं उसको डिस्काउंट करता है। अभी यूजेंस बिल का मतलब क्या? बिल के ऊपर लिखा हुआ है 3 महीने बाद पेमेंट मिलेगा, तो उसको बोलेंगे यूजेंस। यूजेंस वर्ड का मतलब होता है देरी से, ठीक है। इसका मतलब होता है देरी से, अभी नहीं मिलेगा। ये इसका मतलब है डिमांड, मतलब इमीडिएटली अभी पैसा मिल जाएगा, ये देरी से। तो ये जो बिल है इस बिल में लिखा होगा कि 3 महीने बाद पेमेंट आनी है, लेकिन कस्टमर पे टाइम नहीं है, इसलिए वो बैंक के पास जाकर बिल डिस्काउंट, जो फैक्टरिंग होता है, फैक्टरिंग में क्या होता है? कस्टमर अपना बिल बैंक को देता है और बैंक उसको डिस्काउंट करके देता है, तो वही आपका बिल डिस्काउंट है। इस बिल को बैंक कस्टमर से लेगा और जो है कस्टमर को पेमेंट दे देगा, बट पूरा पेमेंट नहीं देगा, उसमें से उसको डिस्काउंट करेगा। मान लीजिए बिल है 10,000 का, तो बैंक उसको 7,000 दे देगा। बोलेगा 3,000 जब बिल की पेमेंट आएगी 3 महीने, तब आके अपने बाकी के 3,000 लेके जाना, ठीक है। तो उसलिए बोला जाता है इसको डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब जितना फेस वैल्यू है पूरा नहीं पे किया। इसमें देखिए क्या हुआ था, बिल परचेज में पूरा जो फेस वैल्यू है वो पूरा का पूरा पे हो गया था, इसमें पूरा नहीं किया जाएगा। इसमें से थोड़ा पैसा बैंक दे देगा, जैसे 70% 80%, बाकी का जब पेमेंट आ जाएगी 2 महीने 3 महीने बाद तब देगा। तो इसलिए इसका नाम है डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब जितनी वैल्यू है उससे कम पेमेंट करना। तो जनरली जो यूजर्स बिल है वहां पे ऐसा किया जाता है, जैसे ए ने बी को बिल ड्रॉ किया और बोला 3 महीने बाद पेमेंट लेके जाना। बी क्या करेगा, ये बिल, उस बिल को बी ने एक्सेप्ट किया और बोला कि हाँ ठीक है 3 महीने बाद इसकी पेमेंट आ जाएगी। इसमें जो बैंक है, बैंक क्या करेगा, जो भी फेस वैल्यू है लेस डिस्काउंट, कुछ बैंक उसको डिस्काउंट करेगा, तो उस कस्टमर को बैंक पेमेंट देगा, उससे बिल ले लेगा, और बाकी की जो राइट्स है बिल के बैंकों के पास आ जाएंगे, बैंक को पेमेंट को एक्सेप्ट करेगा, और बाकी का जब रिमेनिंग बैलेंस आएगा बैंक के पास, मतलब टोटल बैलेंस आएगा, तो रिमेनिंग कस्टमर को बाद में पे करेगा। तीसरा आता है एडवांस अगेंस्ट बिल फॉर कलेक्शन। बिल फॉर कलेक्शन का मतलब क्या है? व्हेन द बैंक एडवांस अगेंस्ट द बिल विच आर इन कोर्स ऑफ कलेक्शन, द फैसिलिटी इज नोन एज एडवांस अगेंस्ट बिल फॉर कलेक्शन। यानी अभी बिल को कलेक्शन में भेजना है और उससे पहले बैंक कस्टमर को एडवांस दे रहा है, ठीक है। जैसे चेक क्लियरिंग में भेजा जाता है ना, उससे पहले अगर कस्टमर बोलेगा कि मेरे को आज ही पैसा चाहिए, तो वो आपका एडवांस अगेंस्ट बिल फॉर कलेक्शन, यानी बिल को बैंक कलेक्शन में भेज रहा है, उससे पहले कस्टमर को अगर एडवांस की जरूरत है तो बैंक उसको लोन देता है, एक सफिशिएंट मार्जिन रखेगा ऑब्वियसली। मान लीजिए जो बिल और कलेक्शन के लिए भेजा जा रहा है उसकी कीमत है 10,000, तो बैंक इसमें अच्छा खासा मार्जिन रख के, जैसे मान लीजिए उसको 50% या 60% तक का 6,000 दे देगा एज एडवांस। तो वही होता है एडवांस अगेंस्ट बिल फॉर कलेक्शन। और इसमें जो होल्डर इन ड्यू कोर्स बैंक ही बन जाता है, जो बैंक लोन दे रहा है तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स इसमें बन जाता है।
तो 3 तरह से जो है हमारा बिल फाइनेंस किया जाता है। बिल परचेज़ क्या है? जो आपकी डिमांड बिल है उसको बैंक परचेज़ करता है। जो यूज़र्स बिल है उसको डिस्काउंट करता है। एडवांस अगेंस्ट बिल फॉर कलेक्शन, बिल बैंक कलेक्शन के लिए भेज रहा है और उस पे जो है कस्टमर को एडवांस पे कर रहा है उसी को सिक्योरिटी मान के, तो वो होगा एडवांस अगेंस्ट बिल फॉर कलेक्शन। नेक्स्ट है बिल ऑफ एक्सचेंज मीन अनकंडीशनल। बिल ऑफ एक्सचेंज वही जो है, ये इसकी कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन मतलब ऐसा होगा तब हम ऐसा करेंगे, अगर मेरे को गुड्स मिले, अगर वो सही क्वालिटी के होंगे तभी मैं आपको पेमेंट दूंगा, मतलब इसमें कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, बिना कंडीशन के पेमेंट हो जानी चाहिए। डायरेक्शन टू द ड्रॉअर टू पे द मनी, इसमें ड्रॉअर को डायरेक्शन दी जा रही है कि आप पेमेंट कीजिए। सो बिल ऑफ आपका जो एक्सचेंज है उसमें ड्रॉअर को जो है डायरेक्शन दी जा रही है कि आपको इसमें पेमेंट करनी चाहिए, और ये अनकंडीशनल मतलब कोई कंडीशन इसमें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई इन द मैटर ऑफ क्रेडिट आर वायलेटेड, लोन को लेके आरबीआई ने कोई गाइडलाइंस दी है और बैंक उसका वायलेशन करता है, इट में लेवी पेनल्टी ऑन द वायलेटिंग बैंक, तो वो जो आपका आरबीआई है वो बैंकों पे इस बात को लेके पेनल्टी लगाएगा। ठीक है, तो किस एक्ट के तहत ऐसा किया जा सकता है? आरबीआई एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इंडियन पैनल और बैंकिंग रेगुलेशन। तो इसका आंसर आपका होगा डी, बैंकिंग रेगुलेशन। जब भी कोई पेनल्टी बैंकों पे आरबीआई लगाता है तो वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत ही लगाता है। ठीक है, बीआर एक्ट 1949 का ही आपका एक्ट है, इसी एक्ट के तहत आरबीआई बैंकों पे पेनल्टी लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट आर कैटेगरी ऑफ प्रियोरिटी सेक्टर, तो प्रियोरिटी सेक्टर को किस किस कैटेगरी में डाला गया है? कौन कौन सी कैटेगरी को प्रियोरिटी सेक्टर में डाला गया है? ऐसी 8 तरह की कैटेगरी है जिसको प्रियोरिटी सेक्टर में डाला गया। प्रियोरिटी सेक्टर में एक ये क्वेश्चन और उसके बाद ही मैंने कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपका प्रियोरिटी सेक्टर में रखे हुए हैं, वो आपकी कमिंग वीडियोज में आपको मिल जाएंगे। और 8 सेक्टर कौन कौन से? एग्रीकल्चर, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एक्सपोर्ट पर्पज के लिए जो लोन दिया जा रहा है, एजुकेशन पर्पज के लिए, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, और आपका हो जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर्स। तो ये 8 सेक्टर है जो कि प्रायोरिटी सेक्टर को आपके कवर करते हैं। व्हाट आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, तो जो फार्मर्स जिसका जो जमीन है 1 हेक्टेयर तक का जमीन है, अप टू 1 हेक्टेयर, तो 1 हेक्टेयर तक का जो लैंड जिस फार्मर के पास होगा तो उसको हम बोलेंगे मार्जिनल, और 1 हेक्टेयर से ज्यादा 2 हेक्टेयर तक होगा तो उसको बोलेंगे स्मॉल फार्मर, स्मॉल फार्मर्स। ठीक है, तो 1 हेक्टेयर तक अप टू 1 हेक्टेयर अगर लैंड है तो उसको क्या बोलेंगे? मार्जिनल, और सॉरी इसको हम बोलेंगे मार्जिनल। मार्जिनल छोटा होता है, स्मॉल थोड़ा सा उससे बड़ा होता है। ठीक है, तो मार्जिनल अप टू 1 हेक्टेयर, और 1 से ज्यादा 2 से कम, अप टू 2। ठीक है, अप टू 2, 1 से ज्यादा अप टू 2, तो उसको बोला जाएगा स्मॉल। व्हाट आर टाइप्स ऑफ एलसी, कितने टाइप की एलसी होती है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कई बार ये पूछ लेते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलसी। एक होता है आपका एक्सेप्टेंस क्रेडिट। एक्सेप्टेंस क्रेडिट का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनरी एलसी आर यूजुअली साइड क्रेडिट, इमीडिएट पेमेंट शुड बी मेड टू द बिल्स। तो जब भी बेनिफिशियरी, जो भी एक्सपोर्टर क्या करेगा, बिल शो करेगा और उसको इमीडिएट पेमेंट मिल जाना चाहिए, तो उसको बोलेंगे एक्सेप्टेंस क्रेडिट। सेकेंड आता है इरिवोकेबल क्रेडिट। इरिवोकेबल क्रेडिट इज द क्रेडिट दैट कैन, तो जिस आप एलसी को चेंज नहीं कर सकते, अमेंड नहीं कर सकते विदाउट कंसेंट ऑफ बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी कौन है? एक्सपोर्टर। बिना एक्सपोर्टर की परमिशन के आप इसको अमेंड यानी चेंज या कैंसिल नहीं कर सकते, तो उसको बोला जाता है इरिवोकेबल। ऐसे होता है रिवोकेबल, जिसको बिना एक्सपोर्टर की या बेनिफिशियरी की कंसेंट से, उसकी मंजूरी के बिना ही अगर आप उसको कैंसिल कर दे, चेंज कर दे, तो उसको बोला जाता है रिवोकेबल। ये बस डेफिनेशन में, बट रियल में इसका कोई खास इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि रिवोकेबल में क्या हो रहा है कि आप कस्टमर से, एक्सपोर्टर से पूछे बिना ही अगर उसको कैंसिल कर दे रहे हो तो उस एलसी की तो मान्यता ही खत्म होगी ना, फिर एलसी पे कौन विश्वास करेगा? उसको तो आप कभी भी कैंसिल कर सकोगे। तो इसलिए रिवोकेबल डेफिनेशन में है कि जिसको जब चाहे कैंसिल कर दे बिना एक्सपोर्टर से पूछे, उसकी परमिशन के बिना। इरिवोकेबल हो गया। नेक्स्ट आता है कंफर्म्ड एलसी, कंफर्म क्रेडिट। इफ द बैंक एडवाइजिंग द क्रेडिट टू द बेनिफिशियरी एड्स हिज ओन कंफर्मेशन टू द क्रेडिट, देन द क्रेडिट वुड बी कॉल्ड कंफर्म्ड क्रेडिट। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो बैंक एडवाइस कर रहा है आपको क्रेडिट, ठीक है, जो बैंक आपको एडवाइस कर रहा है क्रेडिट, अपनी खुद की कंफर्मेशन उसमें ऐड करके दे रहा है। ठीक है, खुद तो एक तो एडवाइस कर रहा है और खुद से कंफर्मेशन भी दे रहा है, तो उसको बोला जाएगा कंफर्म्ड क्रेडिट। नेक्स्ट आता है विद रिकोर्स और विदाउट रिकोर्स। विद रिकोर्स में क्या होगा? व्हेन ए बेनिफिशियरी ड्रॉ अ एलसी अंडर draws a bill under a LC in terms of negotiable instrument act, he is liable to any bank negotiated the LC if drawee fails to make payment। अगर ड्रॉई पेमेंट नहीं कर रहा, ठीक है, तो विद रिकोर्स में क्या होगा कि कोई लायबिलिटी नहीं है, आप उनको कुछ नहीं बोल सकते। सॉरी, विद रिकोर्स में आप उनको बोल सकते हैं, उनकी लायबिलिटी होगी। जैसे मान लीजिए बैंक ने किसी कस्टमर के लिए गारंटी दिया एग्जांपल के तौर पे, या एलसी ओपन किया, जिसके लिए पैसा दिया वो पैसा नहीं दे रहा, तो विद रिकोर्स में हम क्या कर सकते हैं? उससे रिकवर कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं कि पेमेंट नहीं आया। लेकिन विदाउट रिकोर्स में ऐसा नहीं होता। विदाउट रिकोर्स में जो पार्टी है जिसके लिए एलसी ओपन किया गया, उसका इसमें कोई लायबिलिटी इसमें नहीं हो जाता, तो उसको हम बोलते हैं विदाउट रिकोर्स। तो विद रिकोर्स में उसकी लायबिलिटी आ जाएगी, विदाउट में उसकी कोई लायबिलिटी इसमें नहीं रहेगी।
ट्रांसफरेबल एलसी जिसको आप ट्रांसफर कर सके, उसका जो बेनिफिशियरी है वो अपने राइट्स किसी थर्ड पार्टी को भी ट्रांसफर कर सके। जैसे बेनिफिशियरी ए, उसके नाम पे एलसी ओपन की गई, वो चाहता है कि मेरे फ्रेंड बी के नाम पे ओपन करा दो, मेरे राइट्स उसको ट्रांसफर कर दो, तो उसको बोला जाता है ट्रांसफरेबल एलसी। बैक टू बैक एलसी, द बेनिफिशियरी इन हुज पेपर एलसी इज इशूड यूज द सेम टोकन। तो बैक टू बैक एलसी में क्या हो रहा है कि एक एलसी आपके नाम पे ओपन हो गई और उसी को आप सिक्योरिटी मान के एक दूसरी एलसी खुलवा रहे हैं, तो उसको बोला जाता है बैक टू बैक एलसी। रेड क्लॉज एलसी, रेड क्लॉज ये पहले से मेंशन करने पड़ते हैं, जब एलसी लिखी जाती है उसी टाइम पे रेड इंक से लिखा जाता है, इसीलिए इसका नाम है रेड क्लॉज। इसमें क्या होगा, जो बेनिफिशियरी मतलब जो एक्सपोर्टर है, जो कुछ बना के बेच रहा है, तो उसके पास राइट है कि वो एडवांस मांग सकता है। मान लीजिए $1 लाख का पेमेंट करना है, तो कुछ पैसा एडवांस के तौर पे मांग लेगा। दिस क्रेडिट कंटेन और रेड क्लॉज विद विच ऑथराइज एन इंटरमीडिएटरी बैंक टू मेक एन एडवांस टू बेनिफिशियरी। तो अभी शिपमेंट हुई नहीं है। शिपमेंट क्या होगा, जब सारे कुछ बना के वो भेज देगा, शिप कर देगा, शिपमेंट भेज देगा। तो शिपमेंट से पहले वो बोलता है कि मुझे रॉ मटेरियल खरीदने के लिए या प्रोसेसिंग के लिए पैसा कम पड़ गया, तो थोड़ा मेरे को पैसा एडवांस के तौर पे दे दो। पहले से अगर एलसी में मेंशन है तो वो बैंक उसको थोड़ा एडवांस दे देगा, तो उसको बोला जाएगा रेड क्लॉज एलसी। ऐसे होता है ग्रीन क्लॉज एलसी। रेड क्लॉज और ग्रीन क्लॉज एलसी में डिफरेंस क्या है, रेड क्लॉज मतलब शिपमेंट से पहले पैसा चाहिए, और ये शिपमेंट के बाद। अब क्या हुआ, शिपमेंट हो चुकी है, गुड्स पहुंच गई है, और फिर जो है आपका जो कस्टमर है, जो एक्सपोर्टर है, वो पेमेंट चाह रहा है, किस लिए, कि जब शिप्स होके गुड्स वहां जाएंगे तो उसको स्टोरेज पर्पस के लिए उनको पैसा चाहिए, ठीक है। कई बार ये होता है कि जो स्टोर है वो भी हमारा एक्सपोर्टर ही करता है, वहाँ फॉरेन कंट्री में स्टोर की पेमेंट भी वही करता है, फिर बाद में इंपोर्टर आके पैसे लेके जाता है, तो स्टोरेज पर्पस के लिए वो पैसे मांग रहा है, एडवांस मांग रहा है, तो उसको बोला जाता है ग्रीन क्लॉज एलसी, ठीक है। द रेड क्लॉज एंड ग्रीन क्लॉज क्रेडिट्स आर कॉल्ड एंटीसिपेटरी। तो मतलब ये मेंशन रहेगा ऐसे में तभी ये अलाउ करेगा। तो ये आपका रेड क्लॉज और ग्रीन क्लॉज ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेड क्लॉज के शिपमेंट से पहले उसको अगर एडवांस चाहिए रॉ मेटेरियल खरीदने के लिए, सेमी फिनिश गुड्स खरीदने के लिए, तो उसको बोला जाएगा रेड क्लॉज एलसी। ग्रीन क्लॉज एलसी क्या होगा कि शिपमेंट हो चुकी है, जो सामान है, गुड्स की शिपमेंट जा चुकी है, और उसके बाद जो हमारा कस्टमर है वो पेमेंट मांग रहा है, ठीक है। एलसी के लिए जो है कस्टमर पेमेंट मांग रहा है कि मुझे वेयर हाउस स्टोरेज का पैसा देना है, उसके लिए मेरे को पैसा चाहिए, एडवांस दे दो। तो उस एडवांस को अगर बैंक अलाउ करता है तो वो किस में होगा, वो होगा हमारा ग्रीन क्लॉज एलसी। एक होता है आपका लास्ट रिवॉल्विंग एलसी। रिवॉल्विंग एलसी का मतलब क्या है, एक बार एलसी लिमिट फिक्स कर दी, हर बार आप इसको, जैसे रिन्यूअल का ऑप्शन होता है ना, रिन्यूअल, एक लोन दे दिया, बार बार आप हर साल आप रिन्यू करा लीजिए, जैसे गोल्ड लोन जनरली रिन्यू कराया जाता है, आप इंटरेस्ट पे कर दीजिए और रिन्यूअल हो जाता है। तो रिवॉल्विंग लेटर वही है कि एक फिक्स्ड अमाउंट के एलसी आपकी ओपन कर दी और हर साल उसको रिन्यू कराते गए, तो वो होता है आपका रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में रिवाइज कर दे। एक्सेप्टेंस क्रेडिट का क्या मतलब होगा, जहां पे इमीडिएट पेमेंट की जाएगी, साइड क्रेडिट, जैसे ही आप कस्टमर जाएगा उसी टाइम पे इमीडिएटली पेमेंट किया जाएगा, तो उसको बोलेंगे एक्सेप्टेंस क्रेडिट। इरिवोकेबल में क्या होगा कि बिना एक्सपोर्टर की मर्जी से, उससे पूछे बिना ना तो आप उसको अमेंड कर सकते हैं एलसी को, ना ही कैंसिल कर सकते, वो होता है इरिवोकेबल। रिवोकेबल मतलब बिना एक्सपोर्टर से पूछे अगर कैंसिल या अमेंड कर देंगे एलसी को, तो उसको रिवोकेबल बोला जाएगा। कंफर्म्ड एलसी क्या होता है, जिसमें जो बैंक जो एलसी इशू सॉरी एडवाइस कर रहा है वो अपनी कंफर्मेशन भी ऐड कर देगा बेनिफिशियरी को। एक तो वो एडवाइस कर रहा है, वो कंफर्मेशन भी दे रहा है कि पेंशन पैसे की तुम टेंशन मत लो, अगर कुछ हो जाता तो पेमेंट मैं कर दूंगा, ठीक है। कंफर्मेशन प्लस एडवाइस दोनों रोल प्ले कर रहा है, तो उसको कंफर्म्ड एलसी बोलते हैं। विद रिकॉर्ड्स एंड विदाउट रिकॉर्ड्स का क्या मतलब है, विद रिकॉर्ड्स वाली एलसी का मतलब क्या होगा, जो कस्टमर है, आप बोल लीजिए इंपोर्टर या बोल लीजिए बायर, जो सामान खरीद रहा है, तो अगर विद रिकॉर्ड्स वाली एलसी है, मान लीजिए अगर ये पेमेंट नहीं आया, ठीक है, मान लीजिए दो बैंक है, यहाँ से पेमेंट नहीं आया, या मान लीजिए एक्सपोर्टर को या ये जो बैंक है इसको पेमेंट नहीं आया, तो विद रिकोर्स में क्या होगा, विद रिकोर्स क्रेडिट में हम सामने वाली पार्टी को लायबिलिटी नहीं ठहरा सकते। इसमें कोई मान लीजिए इंटरमीडिएट आ रहा है, वो दूसरी पार्टी को लायबिलिटी नहीं ठहरा सकता, लेकिन विदाउट रिकोर्स में क्या कर सकता है, वो अपनी उस दूसरे पर्सन को लायबिलिटी ठहरा सकता है। इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, विद और विदाउट रिकोर्स को। जैसे मान लीजिए एक कस्टमर है ए और एक है बैंक, ठीक है। बी और ए दो कस्टमर है, मान लीजिए बी ने अपना कोई बिल बैंक के पास से डिस्काउंट कराया, बिल डिस्काउंटिंग आप बोलते हैं ना, ठीक है। बिल डिस्काउंट कराया तो बैंक ने जो है बी को पेमेंट दे दी, बी को पैसे दे दिए, और बोला कि जब आपका जो बिल का पेमेंट आ जाएगा, मान लीजिए बैंक ने डिस्काउंट किया बिल को, मान लीजिए बिल था 10,000 का, 8,000 पेमेंट बी को मिल गई है बैंक के द्वारा। 3 महीने वाला बिल था, 3 महीने बाद बैंक ए से पैसे मांग रहा है, और ए डिफॉल्ट हो गया, उसके पास पैसा नहीं है, वो डिफॉल्ट हो गया। तो अगर वो विद रिकोर्स वाला होगा, तो जो बैंक है वो क्या करेगा, बी को पैसे मांगेगा कि तुम्हारे नाम पे मैंने, तुमने ए को सामान दिया और ए से पेमेंट नहीं मिल रहा, तो तुम पेमेंट दो। तो विद रिकॉर्ड्स में बी का लायबिलिटी होगा, वो बी बैंक को पे करेगा, और फिर बी खुद से लीगल केस करके ए से जो है अपना पैसा रिकवर करेगा, उसको बोलते हैं विद रिकॉर्ड्स, यानी उसकी लायबिलिटी आ गई। विदाउट रिकॉर्ड्स वाला अगर होता तो
विदाउट रिकोर्स में बैंक बी को कुछ नहीं बोल सकता, जो बेनिफिशियरी उसको कुछ नहीं बोल सकता, बैंक खुद से लीगल केस करेगा ए के लिए और खुद से रिकवर करेगा, तो बी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ज्यादातर जो आपकी फोरफिटिंग होती है ना, फैक्टरिंग फोरफिटिंग, फोरफिटिंग आपके विदाउट रिकोर्स होती है, यानी जो एग्जिम बैंक है वो पेमेंट कर रहा होता है, एग्जिम बैंक पेमेंट कर रहा होता है उस फॉरेन बायर को, और फॉरेन बायर ने पेमेंट नहीं किया, तो ये किसके लिए, जो इंडिया का एक्सपोर्टर उसके लिए तो इसने पेमेंट की थी एग्जिम बैंक ने ना। लेकिन अगर बायर ने पेमेंट नहीं किया तो एग्जिम बैंक एक्सपोर्टर को कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, खुद से लीगल केस फाइल करके बायर से पैसा रिकवर करेगा, तो उसको बोला जाता है विदाउट, विदाउट रिकोर्स हो गया। ठीक है, तो विदाउट रिकोर्स जो है आपका फोरफिटिंग के केस में देखने को मिलता है। और जो फैक्टरिंग है जिसमें बैंक जो है डिस्काउंट करता है आपको 80% तक का बिल डिस्काउंट, तो उस वो विद रिकोर्स भी हो सकता है, विदाउट रिकोर्स भी हो सकता है। तो विद रिकोर्स देखा जाए तो कस्टमर के लिए अच्छा है, क्योंकि कस्टमर को बैंक डिस्टर्ब नहीं करेगा, खुद से ही बायर से डायरेक्टली रिकवरी करेगा। लेकिन बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बैंक के लिए विद रिकोर्स वाला जो है, विदाउट रिकोर्स वाला जो है अच्छा नहीं है, विद रिकोर्स वाला बैंक के लिए अच्छा माना जाएगा। वैसे ट्रांसफरेबल क्रेडिट क्या होता है, जिसमें जो है बेनिफिशियरी अपने राइट्स किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर करने को बोलता है। जो एक्सपोर्टर बोलता है कि आपने मेरे नाम पे एलसी ओपन कराई, आप ये राइट्स किसी थर्ड पार्टी के ट्रांसफर कर दीजिए मेरे, उसको बोला जाएगा ट्रांसफरेबल क्रेडिट। बैक टू बैक क्रेडिट का मतलब क्या है, एक आपने एलसी ओपन की, उसको सिक्योरिटी मान के एक और एलसी ओपन करा ली, उसको बोला जाएगा बैक टू बैक। रेड क्लॉज का मतलब क्या, अभी शिपमेंट हुई नहीं है, शिपमेंट होने से पहले आपको रॉ मटेरियल खरीदना है, सेमी फिनिश गुड्स प्रोसेसिंग में आपको पैसा चाहिए, तो उस पर्पज के लिए आप बैंक से एडवांस मांगते हैं, तो वो होता है रेड क्लॉज एलसी। ऐसे ग्रीन क्लॉज होता है। ग्रीन क्लॉज और रेड क्लॉज में डिफरेंस क्या है, ये प्री शिपमेंट होता है, शिपमेंट से पहले, और ये पोस्ट शिपमेंट होता है, शिपमेंट के बाद। तो शिपमेंट के बाद गुड्स वहां पहुंचने वाले, यूएस में पहुंचने वाले, तो वहां आप उसको स्टोरेज करना चाह रहे हैं एट पोर्ट ऑफ शिपमेंट। ठीक है, आप उसको स्टोर करना जो है स्टोरेज के लिए आप पैसा चाहते हैं। ठीक है, आप गुड्स को स्टोर करेंगे तो उसके लिए आपको पेमेंट चाहिए, जैसे वेयर हाउस फी है ये सब, तो उसके लिए आप एडवांस मांगते हैं, तो वो आपका होता है ग्रीन क्लॉज। रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या है, एक एलसी एक अमाउंट से आपने फिक्स करा दी, बार बार हर साल उसका रिन्यूअल करा रहे हैं, तो उसी को बोला जाता है रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट। इसके साथ ये वाला पार्ट भी आपका हो गया कंप्लीट। ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको टू हैंड्स ऐप में मिल जाएंगे, आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिए। 500-600 के आसपास क्वेश्चन है, और जो भी हम वीडियोस बना रहे हैं वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की बना रहे हैं, उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जस्ट आपको गो थ्रू करना होगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।